Hello students, good morning. This side Mohit sir from Career Heights. 16 को आरबीएसई बोर्ड इकोनॉमिक्स का पेपर होने वाला है। उससे रिगार्डिंग मैं वीडियो बना रहा हूँ कि जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, जो मुझे लगता है कि एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे, ठीक है, जो 3 नंबर और 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं आपके, वो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ एक बार के लिए। आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि एक बार ये क्वेश्चंस आप जरूर पढ़ के जाएं। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि अगर ये क्वेश्चन भी आप पढ़ के जाते हो तो आपके 60% कहीं नहीं गए। देखो कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपको पढ़ के जाना जरूरी है। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड? डिफाइन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखो लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, मैंने बताया था पहले आपको, ठीक है ना। कीप अदर थिंग्स कांस्टेंट, ये लाइन लिखना मत भूलना, ठीक है ना। अदर थिंग्स कांस्टेंट रखोगे, प्राइसेस बढ़ेगी, क्या होगी, डिमांड कम होगी, प्राइसेस कम होगी, डिमांड बढ़ेगी। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसमें आपके रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक और यूनिट इलास्टिक, ठीक है। विद डायग्राम आपको ड्रॉ करके आना है। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक्स, जिसमें मैंने आपको 7 पॉइंट्स लिखवाए थे, ठीक है ना। जिसमें आपका इशू ऑफ करेंसी हो गया, ठीक है ना, बैंक ऑफ इशू हो गया, उसके बाद बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर, बैंकर टू द गवर्नमेंट, फिर आपका लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, फिर क्रेडिट कंट्रोल, ये सारे फंक्शंस किसके हैं, सेंट्रल बैंक है। ओके। थर्ड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फैक्टर्स विच अफेक्ट सप्लाई। कौन से फैक्टर्स हैं जो सप्लाई को अफेक्ट करते हैं। जिसमें आपको लिखना है प्राइस ऑफ अ कम्योडिटी, ठीक है, प्राइस ऑफ रिलेटेड कम्योडिटी, गवर्नमेंट पॉलिसीज, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें मैंने आपको लिखवा रखी है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। आपको दो लॉ बताए थे, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ऑफ, और दूसरा था आपका लॉ ऑफ रिटर्न्स टू अ स्केल। याद है कुछ? यस, प्रोडक्शन वाले चैप्टर से हैं, ठीक है। वेरिएबल प्रोपोर्शन में आपको पूरा लिख के आना है कि अगर क्या होगा, कंटिन्यूअसली हम लेबर को यूज़ करते जाएंगे, मतलब वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करते जाएंगे, ठीक है। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब आपका टीपी क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। डिक्रीज का मतलब डिमिनिश रेट से इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर भी आप कंटिन्यूअसली यूज़ करते हो तो टीपी जीरो होगा, और फिर भी कंटिन्यूअसली वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाते हो तो टीपी डिक्रीज होना भी स्टार्ट होगा। याद आ रहा है कुछ? यस। फिर हमने, फिर आपको ये क्वेश्चन पढ़ना है, रिलेशन बिटवीन टी यू एंड एम यू, मतलब टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, जिसमें आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी था, ठीक है। ये क्वेश्चन एक ही बात है, आप ध्यान रखना इस चीज़ को कि इसमें आपको डायोग्राम भी बना के आना है। कौन सा वाला? कि सर जब टी यू डिमिनिश रेट से इंक्रीज होगा तब आपका एम यू क्या होगा, फॉल होगा, ठीक है। जब टी यू मैक्सिमम पॉइंट पे होगा तब एम यू जीरो पे होगा, और जब टी यू डिक्रीज होगा तब एम यू आपका नेगेटिव होगा, एंड एम यू इज द स्लोप ऑफ टी यू। फिर व्हाट इज परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, राइट एनी 5 फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। देखो एक एक चीज ध्यान रखना, मार्केट जैसा चैप्टर है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो सिर्फ मैंने परफेक्ट कंपटीशन मार्केट लिखा है, आपको मोनोपोली मार्केट, ठीक है, मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली, चारों मार्केट के फीचर्स पढ़ के जाना ही है। कुछ भी पूछा जा सकता है, मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है इस बार परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के बारे में पूछा जाए, क्योंकि पिछली बार मोनोपोली मार्केट के बारे में पूछा गया था, ठीक है। फिर व्हाट इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ये सिर्फ मोनोपोली मार्केट में अवेलेबल होता है, इसके लिए दो कंडीशन रिक्वायर्ड है, बताया था। सबसे पहला कि सर एटलीस्ट कम्योडिटी के लिए टू मार्केट अवेलेबल होना चाहिए, और दोनों मार्केट में उसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो, डिफरेंट हो। फिर आपको डिफरेंस पढ़ने हैं, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट, फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स, नॉर्मल गुड्स और inferior goods। फिर व्हाट इज बार्टर सिस्टम, डिफाइन द ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर सिस्टम, ठीक है। पांचों आपको लिमिटेशंस लिख के आनी है। फिर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा नेशनल इनकम फाइंड करने का। देखो नेशनल इनकम फाइंड करने के 3 मेथड है। सबसे सबसे पहला वैल्यूएटेड मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और इनकम मेथड। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस मुझे लगते हैं
कि इनकम मेथड से पूछा जाएगा। अगर आप फॉर्मेट से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो इजीली सोल्व हो जाएगा, कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। क्लियर? तो नेशनल इनकम के ये तीनों मेथड के फॉर्मेट एक बार अच्छे से पढ़ के जाना। फिर व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व की 4 प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई थी कि ये हमेशा कॉन्वेक्स फॉर्म में होता है, ठीक है। ये कर्व जो होगा वो क्या होगा, डाउनवर्ड फॉल होगा, लेफ्ट टू राइट। फिर थर्ड चीज आपने पढ़ी थी कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, याद आ रहा है कुछ? ओके। डिफाइन द क्वांटिटेटिव मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, ठीक है। जिससे आपका आरबीआई क्या करता है, क्रेडिट को कंट्रोल करता है। कौन कौन से थे क्वांटिटेटिव मेथड? क्वालिटेटिव नहीं, सिर्फ क्वांटिटेटिव। अच्छा, इसका दूसरा नाम एक और है, जनरल कंट्रोल मेजर्स, जिसमें आता है आपका बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर और ओपन मार्केट ऑपरेशन। फिर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा, वो आएगा कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट में से। याद रखना इसमें एक चीज बस, कि अगर आपको जीरो आउटपुट पे भी, जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे भी टोटल कॉस्ट दे रखी है, इसका मतलब वो टोटल कॉस्ट ही क्या है, फिक्स कॉस्ट है। क्लियर? ओके। तो ये कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो मुझे लगता है कि आपके 16 को आरबीएसई बोर्ड इकोनॉमिक्स के पेपर में आने जैसे हैं। तो प्लीज़ आप ये क्वेश्चंस तो ज़रूर 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 पढ़ के दें। थैंक यू सो मच।